हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। स्टार्ट करते हैं अपनी डेली स्टैटिक जीके की सीरीज। डेली क्लासेस में आपकी कौन कौन सी होती है? 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास वरुण सर कराते हैं, आपको कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस कराते हैं उसमें स्टैटिक जीके के। 6 बजे आपकी इंग्लिश वोकैब की क्लास 10 वर्ड्स डेली एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, हिंदू वोकैब से रिलेटेड होते हैं। दोनों क्लास आप कर ही चुके होंगे होपफुली। नहीं किए तो अब कर लीजिएगा जाके, इस क्लास के खत्म होते ही 7 बज चुके हैं। स्टैटिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जीके के। पहला क्वेश्चन है आपका, वेयर डू वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट? यानी कौन सी ऐसी जगह है जिस जगह पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं? गाइस एक बार मैप में देखिए आप कि वेस्टर्न घाट्स किस जगह पर पड़ते हैं। ये जो जगह होती है ये सारी की सारी आपकी पड़ती है वेस्टर्न घाट्स की। ये ईस्टर्न का पार्ट है, तो यहाँ पे जो आपके पड़ते हैं आपके ईस्टर्न घाट्स। ओके, ये जो कोस्ट है यहाँ पे आपकी, कुछ क्वेश्चन इसी में कवर हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कोंकण कोस्ट यहाँ पे आपकी पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है आपकी मालाबार कोस्ट। ठीक है गाइज, यहाँ पे मेंशन नहीं है मैप में, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो बीच में जो जगह होती है वो होती है आपकी कैनरा कोस्ट। ओके, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ आपको। ये कैनरा जो कोस्ट है, इसी के नाम पे ही यहाँ पर एक बैंक है जो कि आपने सुना होगा, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है कैनरा। यानी कि कैनरा जो बैंक है इसी के नाम पे ही रखा हुआ है, बस के की जगह सी कर दिया है। कैनरा बैंक कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? ये पड़ता है आपका बेंगलुरु में, यानी कि कर्नाटका में। ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में, ये रहा आपका कर्नाटका। ओके, और यही है आपकी कैनरा कोस्ट। यहीं पर है आपका कैनरा बैंक जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर है कैनरा का वो कहाँ पर है? इसी के अंदर ही बेंगलुरु में पड़ता है। आगे बात समझ में? तो इसी क्वेश्चन में ही आपके कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, तो ध्यान देना इसको और रिपीट करके वीडियो जरूर सुनिएगा जो मैंने अभी आपसे बोला है। कोंकण कोस्ट, कैनरा कोस्ट, ये हो गई आपकी मालाबार कोस्ट। और इस जगह पर पड़ती है आपकी जो कोस्ट है, कोस्टल एरिया, इसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। आपके ये रहे वेस्टर्न घाट्स, ये रहे आपके ईस्टर्न घाट्स। अब ये कौन सी ऐसी जगह यहाँ पे होती है जहां पर कि आकर के मिलते हैं? ऑप्शन आप देख ही चुके होंगे, क्या है? कार्डमम हिल्स, पलानी हिल्स, नीलगिरी हिल्स और अन्नामलाई हिल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नीलगिरी हिल्स। यानी कि इस जगह पे सेंटर में जहां पे आपके वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आकर के मिलते हैं, इस जगह को कहते हैं नीलगिरी हिल्स। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो अभी मैंने आपको बताया ये सारे के सारी जीके की स्टैट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं कि नीलगिरी हिल्स कहाँ पर पड़ते हैं। ये आपकी जो प्रॉपर लोकेशन है ये आपके वेस्टर्न घाट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, और स्टेट्स की बात करी जाए तो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु को एक की रेंज में ये पाए जाते हैं। तीनों स्टेट्स में इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट है, बट मेजर पार्ट इसका तमिलनाडु में है। तो कभी आपके पास क्वेश्चन आए कि नीलगिरी हिल्स कहाँ पर है, ऑप्शन अगर तमिलनाडु अकेला दे रखा हो तो आप इसी को टिक कर दीजिएगा। राइट, नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फूल पाया जाता है जिसका की नाम है कुरुंजी, जो कि 12 साल में एक बार यहाँ पे आता है, मतलब खिलता है। ओके, तो ये यहाँ पर वो नीले रंग का होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो माउंटेन है ब्लू कलर का उस टाइम पे दिखता है, इसलिए इसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है नीलगिरी हिल्स को। ऊटी, ऊटी एक हिल स्टेशन है, बहुत फेमस हिल स्टेशन है जो कि नीलगिरी हिल्स पर पड़ता है, और इसको क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ नीलगिरी हिल्स भी कहा जाता है। नीलगिरी हिल्स के ऊपर जो सबसे ऊंची चोटी है, यानी हाईएस्ट पीक जो है, जो कि तमिलनाडु में पड़ती है, और ये इसका नाम क्या है? डोडा बेटा पीक। ओके, डोडा बेटा पीक है जो कि नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची, यानी कि सबसे हाईएस्ट पीक है, ऊंची चोटी है। नीलगिरी जो माउंटेन रेलवे है, यहाँ पर एक रेलवे है जिसको कि ब्रिटिश ने बनवाया था, कब? 19th सेंचुरी में, जो कि स्टीम लोकोमोटिव है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये लिस्टेड है। यानी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट है वहां पर भी इसका नाम है, इस नीलगिरी माउंटेन रेलवे का। ओके, और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये मेट्टुपलायम से स्टार्ट होती है और ये उद्गमन डलम में, यानी कि ऊटी में ये जाकर के रुकती है। कहाँ पे और कहाँ से? कोनूर से होते हुए, कोनूर से होते हुए ये यहाँ से स्टार्ट होती है मेट्टुपलायम से, और ये उद्गमंडलम में जाकर के ये रुकती है। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कार्डमम हिल्स कहाँ पे है, यानी कि इलायची की पहाड़ियां, ये आपकी केरला में पड़ती हैं। ये पलानी हिल्स आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं, और अन्नामलाई पहाड़ियां जो है ये भी आपकी तमिलनाडु में ही पड़ती हैं। अन्नामलाई तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे ओके फिगर में देख सकते हैं, नीलगिरी हिल्स से जस्ट नीचे, और कावेरी रिवर आपकी यहाँ बहती हुई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? आपसे क्वेश्चन में पूछा है
कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? गाइस ऑप्शन है आपके पास नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा या फिर गॉडविन ऑस्टिन। गाइस हाईएस्ट माउंटेन पीक अगर पूछी जाती तो इसका आंसर देना आसान है, यह है कंचनजंगा। कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, याद रखना ये इंडिया की हाईएस्ट है, ठीक है, लेकिन ये वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट है। ओके, बात करते हैं भी इसकी भी, पहले क्वेश्चन के हिसाब से पहले उसका आंसर बता देती हूँ क्या है। इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट तो कंचनजंगा है और सेकंड हाईएस्ट है नंदा देवी, ये है आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक। और अगर नंगा पर्वत की बात करी जाए तो ये पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक है। ओके, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान ये नंगा पर्वत है। और जो गॉडविन ऑस्टिन है ये है आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। गाइस डेटा की बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड में कि आपकी टॉप 10 माउंटेन रेंजेस माउंटेन पीक्स दे रखी हैं, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स वर्ल्ड की, ठीक है। नंबर 1 पे तो माउंट एवरेस्ट है ही, ये सभी जानते हैं, एक छोटे बच्चा भी जानता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट है 8,850 मीटर। माउंट केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने अभी ऑप्शन में भी दिया हुआ था, ये आपकी सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में। कंचनजंगा ऑप्शन में दिया हुआ था, ये थर्ड हाईएस्ट है वर्ल्ड में, लेकिन ये इंडिया की सबसे ऊंची है। आगे बात समझ में, कंफ्यूज मत होना, फिर से रिपीट करके वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, थोड़े से आपके लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकते हैं, बट रिपीट करके देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद ये बाकी रेंजेस दे रखी हैं आपको, ये कौन कौन सी हैं जो कि 10 हाईएस्ट है वर्ल्ड की, आपके सामने नीचे ये डेटा रखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान की तो मैं आपको ऑप्शन में बता ही चुकी हूँ, ये नंगा पर्वत ये 9th हाईएस्ट है वर्ल्ड में, लेकिन ये पाकिस्तान की हाईएस्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which monument is originally called as ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल, यानी कि कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है, इमारत है भारत में जिसको कि हम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि ओरिजिनली यही कहा जाता था। ऑप्शन है आपके पास गेटवे ऑफ इंडिया, रेड फोर्ट, जंतर मंतर या फिर इंडिया गेट। गाइस करेक्ट आंसर है इसका इंडिया गेट। ओके, इंडिया गेट को ही सबसे पहले ओरिजिनली इसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता था। वॉर मेमोरियल क्यों कहा जाता था, यानी कि याद में बनवाई हुई कोई भी चीज होती है उसको मेमोरियल कहा जाता है। तो वॉर मेमोरियल किसकी याद में बनवाया गया था, डेडिकेटेड टू ट्रूप ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश इंडिया के जो सैनिक दल था उनकी याद में ये बनवाया गया था, जो कि वॉर में मारे गए थे। कब, 1914 से लेके 1919 तक के जो वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर, उसमें मारे गए थे ये सारे के सारे ट्रूप, सैनिक के दल ब्रिटिश इंडिया के, तो उनकी याद में ये इंडिया गेट बनवाया गया था। ओके, इसीलिए इसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल कहा जाता है, पूरे इंडिया के सैनिक इसमें वॉर में लड़े थे, तो इनकी याद में बनाया गया। इंडिया गेट का एक ऑफिशियल नाम भी है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, जिसका नाम है दिल्ली मेमोरियल। ओके, और इंडिया गेट को ही क्या कहा जाता है, द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इंडिया गेट के 3 नाम है, दिल्ली मेमोरियल, द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया और ये ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। इसका जो डिजाइन है किसने बनाया था, ये बनाया था एडविन लुटियंस ने। ये कब बनी थी इमारत, ये 10 फरवरी 1921 में शुरू हुई थी और ये 12 फरवरी 1931 में जाकर के ये खत्म हुई थी, यानी कि लगभग 10 साल लग गए थे इसको बनाने में। लेकिन 10 साल लग गए इसको बनाने में, उसके बाद भी इसका इनॉग्रेशन कब कराया गया, 1972 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। कब, 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन इसका इनॉग्रेशन कराया गया। किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी कौन थी, ये थी हमारे भारत की प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे इसका इनॉग्रेशन कराया गया। और जब इनॉग्रेशन कराया गया इंडिया गेट का, तो उसी टाइम पे अमर ज्योति जवान नाम की एक ज्योत वहां पर जलती है, उसको वहां पर इंस्टॉल किया गया, यानी कि वहां पर रखा गया, और जो ज्योति आज तक नॉन स्टॉप जलती है, जो कि कभी बुझती नहीं है। आगे बात समझ में। गाइज ये भी थर्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए क्लियर किए हैं, तो इनको याद रखिएगा। इनमें से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि इंडिया गेट का और भी क्या नाम है, या कब बनाया, इसका डिजाइन किसने बनाया, इनॉग्रेट कब हुआ, अमर ज्योति कब इंस्टॉल हुई और किसने इनॉग्रेशन किया। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वाज एंडेड। ओके, कि यानी कि क्विट इंडिया जो मूवमेंट था वो किस सन में खत्म हुआ था, किस साल में, किस सन में शुरू हुआ था। ये कहना बहुत आसान है, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा ही होगा
कि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये खत्म कब हुआ था? ये खत्म हुआ था जाकर 1944 में, यानी कि ये लगभग 2 साल चला था ये क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये जब खत्म हुआ था उससे पहले क्या हुआ था, यानी कि जब ये खत्म हुआ था तब वर्ल्ड वॉर लगभग शुरू होने वाला था, तो उससे वर्ल्ड वॉर सेकंड के जस्ट शुरू होने से पहले ही इस क्विट इंडिया मूवमेंट का यानी खत्म हो गया था पूरी तरह से। इसमें क्या हुआ था, लगभग 10,000 लोग मारे गए थे, शॉट डेड यानी गोलियों से मारे गए थे, और लगभग 60,000 के आसपास लोग यहाँ पर अरेस्ट करे गए थे ब्रिटिश आर्मी के द्वारा। एक थोड़ी सी एक पिक्चर, एक छोटी सी आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट में कैसे लोगों की भीड़ जमा हुई थी, और यहाँ पर इन लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया था भारत की आजादी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर रॉबर्ट एडविन पेयरी बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल? ओके, आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा सन था, कौन सा साल था जिसमें रॉबर्ट एडविन पेयरी ने पहले इंसान बने थे नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले। गाइस ये फोटो में देख सकते हैं आप, ये है रॉबर्ट एडविन पेयरी। ओके, इन्होंने क्या किया था, ये जैसे हमारी अर्थ है, यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल, ये गोल अर्थ है हमारी, यहाँ पे होता है साउथ पोल, ये होता है हमारा इक्वेटर। ओके, नॉर्थ पोल और ये रहा हमारा साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल पे पहुंचने वाले दुनिया के पहले शख्स थे। ओके, और इसी रीजन को क्या कहा जाता है, आर्कटिक रीजन, और इस रीजन को क्या कहा जाता है, अंटार्कटिक रीजन, अंटार्कटिक। ओके, तो ये पहले इंसान थे जो नॉर्थ पोल पर पहुंचे थे, और इन्होंने इस आर्कटिक रीजन की डिस्कवरी की थी, यानी इसको एक्सप्लोर किया था, इस जगह की खोज की थी। तो ये सन कौन सा था, ये साल कौन सा था, ये था 1909। 1909 में ये वहां पर पहुंचे थे, और ये थे कौन, ये एक अमेरिका के एक्सप्लोरर थे, यानी खोज करने वाले इंसान थे। ये अमेरिका के एक नेवी ऑफिसर थे, ये बाय प्रोफेशन यानी इनका जो काम था वो नेवी ऑफिसर का था, बाकी एक अमेरिकन एक्सप्लोरर थे। गाइज यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, अगर आपसे कभी एक क्वेश्चन आए कि कौन सा पोल यानी कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल कौन सा ज्यादा ठंडा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साउथ पोल, यानी कि ये नीचे वाला साउथ पोल आपका ज्यादा ठंडा है किससे, नॉर्थ पोल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एनिमल इज प्रोटेक्टेड इन डचिगम नेशनल पार्क? यानी डचिगम नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको कि प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, यानी कि कोई भी एंडेंजर्ड स्पीशीज यहाँ पे रखी गई है। तो गाइज ऑप्शन में आप देख ही सकते हैं, घड़ियाल, वल्चर, हंगुल या फिर डॉल्फिन। इमेज तो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ना तो घड़ियाल है, ना वल्चर है, ना डॉल्फिन है। ये है हंगुल, ये इसको कहते हैं हंगुल। ये हंगुल क्या होता है, ये एक तरीके का एक हिरन है, इसको कश्मीर का स्टैग कहते हैं, कश्मीरी स्टैग। ये कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर के इलाके में, और ये अब एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है, वहां पे अब ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसको डचिगम नेशनल पार्क में रखा गया है। गाइज इस पार्क की थोड़ी सी खासियत जान लेते हैं कि क्या है इसकी पुरानी हिस्ट्री। ये एक पहले एक गांव हुआ एक गांव नहीं, एक्चुअली यहाँ पर कुछ गांव हुआ करते थे, लगभग 10 गांव होते थे, तो उसी के 10 गांव के वजह से इस जगह का नाम दचिगम यानी 10 गांव, दची मतलब 10 और गम मतलब गांव, 10 गांव नेशनल पार्क रखा हुआ है। क्या हुआ था कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर से पहले यहाँ पर लगभग 10 गांव हुआ करते थे, लेकिन जब वॉर हुआ तो सारी चीजें मतलब खराब हो गई, सब चीज नष्ट हो गई, सारे गांव बर्बाद हो गए, और वहां पे सब जगह खत्म होने के बाद वहां पे फिर जंगल हो गया, इसीलिए उस जंगल को धीरे धीरे कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, एक नेशनल पार्क में, और यहाँ पर काफी जानवर आ गए, और जब जानवर आए तो वहां पे हर तरीके के जानवर आए, जिसमें से एक था ये स्टैग, यानी कि एक जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला ये एक हिरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फाइबर इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर? आपको ये पूछा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि, गाइस यहाँ पे मैंने आंसर ऑलरेडी टिक किया हुआ है, आपको दिख ही रहा होगा, सिल्क है, कि कौन सा ऐसा फाइबर है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है सबसे ज्यादा, ये है आपका सिल्क। सिल्क वैसे देखने में सुनने में तो बहुत सॉफ्ट और बहुत नाजुक सा कपड़ा लगता है, लेकिन अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो इसका जो फाइबर है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, नेचुरल, ये एक नेचुरल फाइबर है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, सिल्क के प्रोडक्शन की अगर बात करी जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यानी कि एक कीड़ा होता है जिससे कि सिल्क बनता है, फिर सिल्क का प्रोडक्शन होता है, इस पूरी सिल्क के कीड़े की खेती के नाम से कह सकते हैं, कल्टीवेशन होता है उसका, जब वो सिल्क बनाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीरीकल्चर कहते हैं। ओके, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर आपका कौन सा है गाइस, वो है सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच इज द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके पास रो रिवर है जो मोन्टाना यूएस में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, वोल्गा रशिया में पाई जाती है नदी, रियो ग्रांडे नॉर्थ अमेरिका की नदी है, और ओरिनोको साउथ अमेरिका की नदी है। ये जो रो रिवर है ये है दुनिया की सबसे छोटी नदी। ओके, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आया हुआ है कि ये दुनिया की सबसे छोटी नदी है। ये एक जो मेन रिवर है जिसका कि नाम है मिसौरी, मिसौरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ओके, और इसकी लंबाई लगभग 61 मीटर है, सिर्फ 100 मीटर से भी कम, यानी बहुत छोटी नदी है ये, यानी 61 मीटर आप समझ ही सकते होंगे कितना छोटा होता है। ये कहाँ पर बहती है? ये जायंट स्प्रिंग्स और मिसौरी रिवर के पास के बीच में बहती है। कहाँ पे? ग्रेट फॉल्स के पास। ओके, ये बात की हमने स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड की। अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ इंडिया की, कि इंडिया की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो वो है अरवरी रिवर, और ये कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द क्लीनेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। अभी तो स्मॉलेस्ट रिवर की बात की थी हमने, तो अब आ जाते हैं क्लीनेस्ट रिवर। ऑप्शन है आपके पास नाइल, अमेजन, थेम्स और राइन। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थेम्स। थेम्स दुनिया की सबसे साफ नदी है, क्लीनेस्ट रिवर। कहां पाई जाती है? इंग्लैंड में। 346 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 346 लगभग इसकी किलोमीटर इसकी लंबाई है। गाइस इसका नाम याद रखने के लिए आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। एक पिक्चर आई थी नमस्ते लंदन, उसमें इंग्लैंड में ही कैटरीना कैफ रहती थी, और इंग्लैंड में ही उसकी मम्मी ने बोला था एक वर्ड की थेम्स की कसम। थेम्स यानी कि यहाँ की सबसे पवित्र नदी, सबसे क्लीनेस्ट नदी। तो इंग्लैंड की मूवी, इंग्लैंड में बेस्ड ये मूवी थी, और थेम्स रिवर वहां पे वर्ड यूज करा गया था। दुनिया की सबसे साफ नदी तो थेम्स है, लेकिन सबसे गंदी नदी, सबसे पॉल्यूटेड डर्टीएस्ट रिवर कौन सी है? वो है इंडोनेशिया में पाई जाती है, और इसका नाम है सीटाराम। सीटाराम इसको बोलते हैं, और कुछ लोग इसको सीताराम से भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, सीताराम या फिर सीटाराम, दोनों में से कोई भी वर्ड आए अगर आपके पास ऑप्शन में, अगर कभी मिले एसएससी के क्वेश्चन में, तो आप दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं। वैसे तो एक आएगा तो एक ही आएगा, ये आए तो इसे टिक करिए, ये आए तो फिर इसे टिक करिए, दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। इंडिया की क्लीनेस्ट रिवर की बात करें तो ये कहां पर पाई जाती है? ये पाई जाती है मेघालय में। ओके, और रिवर का नाम क्या है? उमनगोट। उमनगोट नदी का नाम है, जो कि जैंतिया हिल्स की डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, और गांव का नाम है दावकी। दावकी विलेज के जैंतिया हिल्स के उमनगोट नाम की नदी पाई जाती है। कहाँ पे? मेघालय में। और इंडिया की डर्टीएस्ट रिवर की बात करी जाए तो गंगा, यमुना, ये दोनों ही इंडिया की सबसे ज्यादा डर्टीएस्ट रिवर है। हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के सबसे पहले चेयरपर्सन कौन से थे? गाइस ऑप्शन देख लो यहाँ पे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 जो है ये है इसका करेक्ट आंसर। यूजीन मेयर यहाँ के फर्स्ट चेयरपर्सन थे। कहाँ के? वर्ल्ड बैंक के, ये थे फर्स्ट चेयरपर्सन। जॉन मैक्लॉय कौन से थे? ये थे सेकंड चेयरपर्सन। ओके, डेविड मलपास की बात करी जाए तो ये हमारे करंट चेयरपर्सन है, और ये कौन से नंबर के चेयरपर्सन है? ये है 13th नंबर के। इनसे जस्ट पहले थे जिम योंग किम, ये थे 12th नंबर के चेयरपर्सन। इन्हीं को सक्सीड करके जिम योंग किम को डेविड मलपास यहाँ के चेयरपर्सन बने। कहाँ के? वर्ल्ड बैंक के। ये रही इनकी फोटो, किनकी? यूजीन मेयर की। ओके, तो गाइस ये थे हमारे 10 क्वेश्चन सेशंस। आपको पसंद आ रहे हैं डे बाय डे, तो इनको प्लीज लाइक जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियोस को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इनको शेयर करिए। कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना अगर अनअकैडमी में पढ़ने के लिए, जीएस, मैथ्स, इंग्लिश या कोई भी एसएससी के एग्जाम के लिए, तो आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। उसका नाम है वरुण 777, जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी और ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।